हम चैप्टर नंबर 17 कर रहे थे सेकेंड ईयर फिज़िक्स में। तो हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था, हमने ग्राफ ड्रॉ किया था स्ट्रेस के ऊपर, कुछ स्ट्रेस की हमने और हमने स्ट्रेंथ फाइंड की थी मटेरियल की ना। तो उसके ऊपर हमने कुछ प्रोपोर्शनल लिमिट हमने फिर उसमें डिस्कस किया। हुक्स लॉ जहाँ तक अप्लाई हो रहा है, जहाँ से आगे फिर हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। फिर उसमें प्लास्टिक्स बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर, तो इन चीज़ों की बात की थी। फिर एंड पे हमने डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल्स के बारे में थोड़ा बहुत उसको टच किया था। तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है जी स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल्स। ये टॉपिक बाकियों से भी ज़्यादा आसान है क्योंकि कोई ऐसा नई चीज़ नहीं है, सिर्फ कुछ फार्मूलास की आपस में इंटरमिक्सिंग ही है इन अ सेंस। लेकिन इसके बिना कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है कि डिफॉर्म मटेरियल्स में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सीखने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक पे लेकर इस बात को चलेंगे। आप यूँ कंसिडर करें कि सपोज़ हमारे पास एक स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट के साथ हमने अटैच कर रखा है एक स्प्रिंग लाइक दिस, कि यहाँ पर ये है कोई स्प्रिंग। अब स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है, वी नो इट वेरी वेल। और स्प्रिंग ना भी हो, हम कोई वायर लगा दें या एनीथिंग एल्स, तो वो वायर भी आपको थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट इसी तरह का देगी कि आप उसको इलास्टिकली एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो आप यूँ कंसिडर करें कि हमने एक स्प्रिंग लगाया। अब इस स्प्रिंग के साथ मैं एक अटैच करता हूँ स्मॉलर मैस, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग किधर मूव करेगा? डाउनवर्ड। स्प्रिंग जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो डाउनवर्ड मूव करने के बाद इसके जो रिंग्स होंगे वो थोड़े से वाइडर हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। अब इसकी लेंथ में आ गया चेंज। लेंथ में चेंज आएगा तो आपने इसमें असल में क्या प्रोड्यूस किया है? आपने प्रोड्यूस की इसमें एक्सटेंशन। अगर मैं एक्सटेंशन देखूं तो ओरिजिनल पोजीशन इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पर थी। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पहुँच चुका है, तो इस दौरान ये जो बीच में एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन हम कह देते हैं लेट से एक्स, जिस तरह हम प्रीवियस पढ़ते आ रहे हैं। इस टॉपिक में हम इस एक्सटेंशन को नाम दे देते हैं L1। इट डजेंट मैटर, उसको सिंबल कोई सा भी दिया जा सकता है। मैं यहाँ पर x ही अभी यूज़ कर लेता हूँ, बाद में जब हम प्रूफ करेंगे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब इस एक्सटेंशन x को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने साथ कुछ वेट लगाया था। ये जो वेट था, दिस वेट वाज इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, तो मैं उस फोर्स को कह देता हूँ कि ये वेट फोर्स F। मतलब जब हम फोर्स F लगाते हैं तो मटेरियल के अंदर एक्सटेंशन x प्रोड्यूस होती है, मतलब फोर्स उसको एक्सटेंड करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही राइज होता है, वाई देयर इज़ एन एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन हुई क्यों? वो वायर में ऐसी क्या प्रॉपर्टी थी, उस स्प्रिंग में ऐसी क्या प्रॉपर्टी थी कि वो एक्सटेंड हो गया? तो उसमें प्रॉपर्टी या किसी वायर में या स्प्रिंग में, इवन अगर कोई वायर होती तो फिर भी ये मुमकिन था। आप रबर बैंड समझ लें, क्योंकि वो नॉर्मली हम उसको बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। कि ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर के साथ हमने मैस अटैच किया M। सपोज ये हमारे पास वायर, इस वायर के साथ हम यहाँ पर मैस अटैच करें M, तो या फोर्स लगाएं डाउनवर्ड और वेट इसका है mg, तो इस वायर में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। ये जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेन किस तरह? अगर मैं उसको प्रॉपर डिफाइन करूं तो मैं स्ट्रेन को यूं डिफाइन कर सकता हूं, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन को नाम क्या दिया? x, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x, और ओरिजिनल जो लेंथ है इस लेंथ को हम नाम दे देते हैं, दिस लेंथ इज कैपिटल L, सो x ओवर L। तो ये हो जाएगी स्ट्रेन हमारे पास। सो इसी चीज़ को, एक बात हमें क्लियर हो गई कि स्ट्रेन आ चुकी। अब नेक्स्ट है एनर्जी की बात। पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेन अगर प्रोड्यूस हुआ तो एक्सटेंशन कहाँ से आ रही है, उसकी बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न इसके पीछे ये है कि पहले इस वायर के अंदर जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स थे, वो आपस में यूँ क्लोजली अटैच्ड थे। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, आप जब इस वायर को पुल करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। थोड़ी बहुत इनके दरमियान में स्पेसिंग पहले से ज़्यादा हो जाती है। वही पहले 6 मॉलिक्यूल करीब थे, अब उनको हमने ड्रॉ किया तो वो
थोड़ा सा एक दूसरे से दूर है, तो इस वजह से इस वायर में प्रोड्यूस हुई एक्सटेंशन के दौरान लेंथ तो इंक्रीज होगी, लेकिन ऑब्वियसली जो वायर का डायमीटर होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि एलोंगेशन अलॉन्ग द वाई एक्सिस है, तो मॉलिक्यूल्स भी वाई एक्सिस पर एक दूसरे डिस्प्लेस होंगे, तो एक्स एक्सिस के ऊपर इनका ऑटोमेटिकली जो डायमीटर ऑफ द वायर होगा वो कम हो जाएगा। आप रबर बैंड को स्ट्रेच करें तो ऑब्वियसली रबर बैंड जब अपनी नॉर्मल कंडीशन में होता है तो वो थिकर, जैसे ही आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो थिनर होना शुरू हो जाता है। तो इट क्लियरली मीन दैट कि आप जब एक्सटेंशन जिस एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे उस एक्सिस पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और उसके ऑपोजिट 90 डिग्री के एंगल पे जो दूसरा एक्सिस होगा वहाँ पर मॉलिक्यूल एक दूसरे से वो क्लोज हो जाएंगे, मतलब वहाँ पर जो वो डायमीटर उस वायर का होगा वो कम हो जाएगा। ये हो गई स्ट्रेन प्रोड्यूस होने के बाद मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक्सटेंशन की बात। अब मॉलिक्यूल हो चुका है अपनी जगह से डिस्प्लेस, जब वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ तो अब वो मॉलिक्यूल रिकॉयल भी करेगा। कब रिकॉयल करेगा? जब आप इस अप्लाइड स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे। मैं वायर के साथ एक मैस लटकाया हुआ है ना, वेट है, तो उसको जैसे ही वेट को रिमूव करेंगे वो अपवर्ड खुद ब खुद मूव करेगा। इसी तरह स्प्रिंग के साथ इस वेट को रिमूव कर दें, ये खुद ब खुद अपवर्ड मूव करेगा। तो अभी बॉडी है वो खुद से मूव कर रही है। व्हाट डज इट मीन? इट हैज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी इन इट। तो इसका मतलब जब आप किसी बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं तो स्ट्रेन प्रोड्यूस करने से उस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और इसी एनर्जी को हम नाम क्या देते हैं? स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। डिफॉर्म का मतलब जिनकी शेप आपने चेंज की। ये स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग की आपने शेप चेंज कर दी, ये उसकी ओरिजिनल कंडीशन है, ये उसकी फाइनल कंडीशन है, आपने उसकी शेप चेंज कर दी, आपने उसे डिफॉर्म कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ चलते हैं इसका कंप्लीट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू योर बुक। हमने जो थ्योरी जो कॉन्सेप्ट बनाना था वो तो ऑलमोस्ट डन है। कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, उन बेसिक फार्मूलाज में से मैं अगर एक को डिस्कस करूं तो वो हमने पढ़ा था स्ट्रेस को हमने पढ़ा था, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसी बॉडी का अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, सपोज हमारे पास यही बॉडी है और इस बॉडी को हम ग्राफ में प्लॉट करें, एक तरफ हमारे पास वाई एक्सिस और दूसरी तरफ एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। एफ जो वाई एक्सिस है वहाँ पर हम फोर्स एफ, और एक्स एक्सिस पर हम बात कर लेंगे एक्स एक्सटेंशन की। मैं यहाँ पर चेंज इन लेंथ की बात कर रहा हूँ। ये जो एक्स मैंने लिखा, इस एक्स को बोलते वक्त मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ द एक्सटेंशन, और इस एक्सटेंशन का असल में मतलब क्या है? इट इज़ द चेंज इन लेंथ। कैपिटल एल स्मॉल एल जो मर्जी यूज़ कर लें, ठीक है। चेंज इन लेंथ, एक्स का नाम यहाँ पर क्या चीज़ है? इट इज़ द एक्सटेंशन। सो एक्स या एक्सटेंशन को हमने इस एक्सिस पर ले लिया, और वाई एक्सिस पर हम कंसिडर कर रहे हैं फोर्स को, कि यहाँ पर जो फोर्स है वो अपवर्ड आप इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन के बारे में हमने थ्योरीज पढ़ रखी हैं, वो हमने एक फार्मूला जो बड़ा इंपॉर्टेंट हम बारहा डिस्कस करते हैं, दैट इज़ हुक्स लॉ। और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमने ये बात पढ़ी कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखूं तो मैं यूं कह सकता हूं, फोर्स अप्लाइड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, कि मैं जितना यहाँ पर लोड हैंग करूँगा एक्सटेंशन उतनी ज़्यादा होगी, और लोड जितना कम होगा एक्सटेंशन उतनी कम होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट पे जो एक्सपेरिमेंट जब शुरू करेंगे तो हम शुरू पर लोड कम रखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोड इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सटेंशन भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। आपने जितने मर्जी इसमें पॉइंट बनाने हो बना लीजिएगा। पहले मैं यहाँ पर फोर्स रखूँगा F1, फिर हम फोर्स कोई रखेंगे F2, और अल्टीमेटली मैं एंड पे फोर्स रखूँगा F3। आप कोई भी इनको नाम दे सकते हैं, आपने इनको डिनोट करना है, एक्सटेंशन को X से करें, कैपिटल L से करें, डजेंट मैटर, जो मर्ज़ी तरीक़ेकार यूज़ करें। दूसरे एंड पर एक्सटेंशन में जो पहली एक्सटेंशन होगी तो मैं उसको कंसिडर करूँगा L1, दूसरे केस में L2, और थर्ड केस में हम एक्सटेंशन को कंसिडर करेंगे L3।
अब हमें पता है स्प्रिंग का बिहेवियर, स्प्रिंग बिहेव इस तरह से करेगा कि जब आप उसको एक्सटेंशन, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो स्प्रिंग पहले प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, बिल्कुल लीनियर ग्राफ बनाता हुआ एक्सटेंशन शो करेगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा फर्दर स्प्रिंग को उसकी लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट से आगे खींचेंगे तो अब उस पर हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, दो द मटेरियल इज स्टिल इलास्टिक, कि आप उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर हैं। और जब आप उस लिमिट को भी क्रॉस कर देंगे, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद आपका जो ग्राफ है प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद ही कर्व होना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पर कर्व आ जाएगी उससे आगे जो एनर्जी स्टोर होगी वो फाइंड करना डिफ़िकल्ट है। उस क्यों, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का। तो हम ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O का। शुरू पर हमने फोर्स अप्लाई की F1, उसके अगेंस्ट मुझे वहाँ पर एक्सटेंशन मिली L1। तो यहीं से आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं कि सपोज वी हैंग द स्प्रिंग इन सच अ वे, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स F1 ऑन इट विच विल एक्सटेंड द स्प्रिंग, विच विल प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग और द वायर दैट इज़ L1। और जब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे करके बनेगा। इसी तरह मैंने फोर्स मज़ीद बढ़ाई, मैं F2 तक पहुँच गया, उसके अगेंस्ट जो पॉइंट मुझे मिलेगा सामने वो L2। इसी तरह F3 और यहाँ पर आगे ये जो पॉइंट हमें यूँ मिल जाएगा कुछ। अब इसके बाद हम कह देंगे कि इस पॉइंट के बाद आगे उसका इलास्टिक बिहेवियर ख़त्म हो जाता है। मैं इस ग्राफ को कंप्लीट करूँ तो तमाम तर पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट हमारे पास है कोई A, ये पॉइंट हमारे पास है कोई B, ये कोई पॉइंट है हमारे पास C। तो अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ बनता है, दिस इज़ द ग्राफ। और इसके बाद मैंने ये कर्व दे दिया। यहाँ से कर्व देने का मतलब क्या है कि इसके बाद बॉडी का इलास्टिक जो प्रोपोर्शनल लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है, आगे ग्राफ कर्व है पॉइंट C तक। अब हमने फाइंड क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है एनर्जी। तो एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी, ऑब्वियसली जितना इस फोर्स ने इस पर वर्क किया होगा, जितना वो लोड वर्क करवाएगा। एक सिंपल सा हमने फॉर्मूला लास्ट ईयर हमने फर्स्ट ईयर में ये डिस्कस किया था कि बॉडी के पास उतनी ही एनर्जी होती है जितना वो वर्क कर सकती है। अगर मैं इस मार्कर को लिफ्ट करता हूँ तो मैं इस मार्कर के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। और कौन सी एनर्जी स्टोर करेगा, ऑब्वियसली इट विल हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम इसी तरह जब मैं किसी स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो स्प्रिंग अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। कौन सी एनर्जी स्टोर करेगा, ऑब्वियसली इन द केस ऑफ स्प्रिंग इट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने उसके ऊपर क्या किया होगा, स्प्रिंग के ऊपर वर्क किया होगा। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हमने बाकायदा तौर पे प्रूव भी ये बात की थी कि हमारा जो वर्क था, आई थिंक हमने उसको फॉर्मूले में जब पुट किया था तो 1/2 kx नॉट स्क्वायर या kx स्क्वायर, आप कोई भी सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये फाइंड किया। तो सेम उसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम ये कहेंगे कि जितना हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू एनर्जी, या मैं लिख लेता हूँ एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो अब हमने करना क्या है, हमने वो वर्क फाइंड करना है जब हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे थे। वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है बिल्कुल। एक पहले फोर्स कम थी, फिर हमने बढ़ाई, फिर हमने मज़ीद इंक्रीज़ की, और इस तरह हम मुसलसल फोर्स को इंक्रीज़ करते चले गए। और जब भी वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाए तो वेरिएबल फोर्स को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके वजह से जो वर्क होता है, तो वेरिएबल फोर्स की वजह से जब वर्क होगा तो वर्क को फाइंड करने के लिए हम ग्राफ का सहारा लेते हैं। हम ये बात कहते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ इज़ इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के नीचे जितना एरिया होगा वो फाइंड करेंगे। आगे चलने से पहले अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि यहाँ पर जो L1 शो कर रहा है वो क्या है, F1 के अगेंस्ट एक्सटेंशन को। L2 क्या शो कर रहा है, F2 के अगेंस्ट एक्सटेंशन को। इसी तरह F3 किसको शो कर रहा है, L3 के अगेंस्ट एक्सटेंशन को। ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द एक्सटेंशन। बुक को देख के या मेरी डायग्राम को देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि उन्होंने तो ज़्यादा लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, आपने कम की हैं, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर हम इस ग्राफ को सिर्फ़ और सिर्फ अभी OA और इस पॉइंट को हम नाम L1, यहाँ पर हम देखें कि हमारी एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हुई होगी उसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आप ये जो क्लोज सरफेस है इसका आप एरिया फाइंड कर लें,
अगर मैं इस क्लोज सरफेस की बात करूं, दिस क्लोज सरफेस इज़ अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए एनर्जी के लिए हम सिंबल लिख लेते हैं E, या बुक पे W यूज़ किया जाता है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो लेकिन चूंकि हम इलास्टिसिटी के लिए भी यूज़ करते हैं तो मैं एनर्जी के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंबल U। हम एनर्जी के लिए U सिंबल भी पढ़ते रहे। वर्क डन, और यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, इट इज़ अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस को कोई नाम दे देते हैं, ये पॉइंट D कह देते हैं, ये पॉइंट E और ये पॉइंट कोई F है, तो मैं ये कह देता हूँ बेस हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय OD, और परपेंडिकुलर जो हाइट जो हो जाएगी दैट विल बी AD। एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज, एंड इफ वी पुट द वैल्यूज वी कैन से दैट 1/2 OD दैट इज L1, ठीक है। OD किसकी इक्वल है, इट इज इक्वल टू L1 मल्टीप्लाई बाय AD, और AD जो लेंथ है वो AD लेंथ हमने किसकी इक्वल कही है, दैट इज इक्वल टू F1। तो हमारा जो वर्क डन होगा, हमारी जो एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 F1 मल्टीप्लाई बाय L1, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर इसी तरह अगर आप F2 के लिए सॉल्व करें तो इट विल बी 1/2 F2 इंटू L2। इस तरह अगर आप F3 के लिए करें तो इसी चीज़ को हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमने एक तो ये फार्मूला निकाल लिया, दूसरा यहाँ पर अक्सर जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं तो हमें डाटा अगर फोर्स की फॉर्म में नहीं गिवन, हमें डाटा इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज़ गिवन है जो कि फिज़िकली बड़े आसानी से मैयर की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर, हमें वो गिवन है। हमें एरिया ऑफ द वायर फाइंड करना हमारे लिए बड़ा आसान है, हम उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करके डायामीटर फाइंड करें, और डायामीटर से हम फार्मूला यूज़ कर लें πd²/4। लेंथ फाइंड करना बहुत आसान है क्योंकि जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ हमें नज़र आ रही है, तो मुमकिन है कि हमें ये फोर्स F1 का फैक्टर ना गिवन हो। फिर हम किस तरह से एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, तो हम इस फोर्स F1 को ही रिप्लेस कर देंगे। किस तरह, हम उसकी वैल्यू इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम द फार्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो था स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। और जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमने एक्सटेंशन को क्या कहा, L1। तो जब हम यहाँ पर स्ट्रेन में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x की जगह क्या पुट करेंगे, L1 पुट करेंगे। तो स्ट्रेन के लिए नया फार्मूला जो होगा दैट विल बी स्ट्रेन इज इक्वल टू L1 ओवर कैपिटल L। तो यहाँ से हम यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, तो E सिंबल यूज़ किया जाता है। अगर हम वो डिटरमाइन करें तो उसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए अगर मैं फार्मूला लिखूं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। सो E इज इक्वल टू, ये E क्या चीज़ है, इट इज़ नॉट द एनर्जी, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, कंफ्यूज नहीं कर देना इसको। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, F ओवर A, ये हो गया स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ इस केस में क्या था, L1 ओवर ओरिजिनल लेंथ। डिवीजन को चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन में तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू F इंटू L ओवर A इंटू L1। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप बेशक पैरामीटर्स को, सब पैरामीटर्स को नाम दे दें, और इस केस में फोर्स को आप नाम देंगे F1 क्योंकि आपने एक्सटेंशन L1 की बात कर रहे हैं, और L1 एक्सटेंशन के अगेंस्ट जो फोर्स है दैट इज F1। सो इस फॉर्मूले से F1 अगर हम फाइंड करें तो F1 इज इक्वल टू E A L1 ओवर कैपिटल L। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने फाइंड कर लिया बाय पुटिंग द वैल्यू F1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये वाली वैल्यू F1 की हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ F1 कि अगर हम यहाँ पर F1 की वैल्यू पुट करें तो स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 F1 की जगह EAL1 ओवर कैपिटल L
मल्टीप्लाई बाय L1 मल्टीप्लाई बाय L1, ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू U इज इक्वल टू 1/2 E A L1 स्क्वायर ओवर 2L। ठीक है, ये हमारे पास होगा जी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। इसी तरह जब हम 2 के लिए करेंगे तो हम F2 की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। हमने यही फार्मूला क्यों यूज़ किया? हम ये फार्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये तकरीबन कांस्टेंट पैरामीटर्स है। यंग मॉडुलस एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एरिया एक कांस्टेंट वैल्यू है, L1 एक्सटेंशन ये हमें फाइंड करनी है। और एक्सटेंशन फाइंड करना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जबकि फोर्स को मेजर किया जा सकता है, बिल्कुल हम करते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लेंथ फोर्स को मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए हम फार्मूला इसमें स्विच कर लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू आवर डेटा हमेशा फार्मूला वेरी करता है। अगर हमें डाटा में F1 गिवन होगा तो फिर हम ये फार्मूला नहीं यूज़ करने वाले किसी सूरत। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम फार्मूला हमेशा यूज़ किया करते हैं। तो हम इस फार्मूले की बजाय इस फार्मूला को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो ये था जी हमारा टॉपिक। अब थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लें ग्राफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर में और ई-कैट में स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ग्राफ से हमें किस तरह से पता चलता है कि किस फार्मूले के अंदर कहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, कहाँ पर किस टाइप के ग्राफ हो तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कम है। सपोज़ आपको एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पर एक्सटेंशन है, वाई एक्सिस पर फोर्स है, और आपको एक ग्राफ में लाइन ए दी है, एक ग्राफ में लाइन आपको बी गिवन है। तो आपसे पूछा जाए विच हैज़ मोर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखें, ग्राफ से जब भी आप एक्सटेंशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं f और x, तो इन्हीं दोनों के दरमियान में आपने रेशियो फाइंड करनी है। f और x, हमने अपने टॉपिक में x को कहा था L1, तो हम इसको L1 कह देते हैं। इस फार्मूले से अगर हम F1 के लिए लिखें तो वो फार्मूला लिखें तो F1 इज ओवर L1 इज इक्वल टू EA ओवर L। F1 ओवर L परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये किसकी इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप किसकी इक्वल होती है? हमने पढ़ा था स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ एंगल थीटा। जितना ज़्यादा थीटा स्लोप भी उतनी ज़्यादा। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि थीटा जितनी ज़्यादा स्लोप E उतना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस उतना ज़्यादा होगा। सो B के बारे में हम ये कहेंगे कि यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर B इज़ ग्रेटर दैन यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर A। क्यों? क्योंकि B का स्लोप A के स्लोप से ज़्यादा है। सो एक दफ़ा फिर इसको टॉपिक को देख लें। टॉपिक में ये था कि हमने एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया। जब हम उस ऑब्जेक्ट को हमने एक थ्रेड के साथ एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया। जब थ्रेड के साथ ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं इट विल प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इस एक्सटेंशन को हम नाम देते हैं, रेशियो की फॉर्म में जब लिखते हैं इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। तो जैसे ही हम उस लोड को रिमूव करते हैं ऑब्जेक्ट फ़ौरन से रिकॉयल करता है और वो थ्रेड अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा से अटेन करेगा। सो इट मीन्स दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज़ टर्निंग द सिचुएशंस बैक टू प्रीवियस कंडीशन या इनिशियल कंडीशन पे जो उसको कन्वर्ट कर रहा है। और डिफॉर्म मटेरियल तो ऑब्वियसली व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन अ बॉडी देयर इज़ अ चेंज इन इट्स शेप। तो जब शेप चेंज हो गई तो ऑब्वियसली इट इज़ अ डिफॉर्म ऑब्जेक्ट। तो फिर हमने स्ट्रेस स्ट्रेन पुराने फार्मूलाज को डिस्कस किया, हुक्स लॉ की बात की, और हमने अल्टीमेटली जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हमने कहा एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू वर्क डन। उन फार्मूलाज को हमने यूज़ करके पुट करके सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो बात समझ आती है कि यहाँ तक आपने जब भी डायग्राम बनानी है तो यहाँ तक तो डायग्राम आपकी बनेगी ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया तो हम कर लेते हैं फाइंड। यहाँ तक तो आपके लिए वर्क डन कैलकुलेट करना मुश्किल ही नहीं है। लेकिन जब हम मूव करते हैं इससे आगे, तो जब हम कर्व पाथ पे चले जाते हैं तो फिर एनर्जी कैसे फाइंड होगी? ऑब्वियसली कर्व पाथ के लिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था
कि हम उस कर्व पाथ को, उस वेरिएबल फोर्स को जो कर्व फॉर्म में हम ग्राफ में शो हो रही है, उसको हम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं। वो रेक्टेंगुलर पैचेस बनेंगे, हर एक एक रेक्टेंगुलर पैच का आप एरिया फाइंड करते चले जाएंगे और उन सारों को जब आप एड अप करेंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी वर्क डन आ जाएगा, एंड टोटल वर्क डन इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी। सो ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट अब हम जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड, कि सॉलिड के पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब हम 3 तरह के सॉलिड्स की बात करते हैं ना जनरली। एक कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, एंड द थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर्स। तो क्यों कोई ऑब्जेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्यों कोई सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।